हेलो एवरीवन। एंशिएंट मिडाल हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आईएएस सोशल के चैनल पे आज एक नया टॉपिक आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है संगम लिटरेचर सिंप्लीफाइड। तो संगम लिटरेचर क्या है, किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इसके ऊपर सवाल काफ़ी आ चुके हैं। अगर आप 2013 का मेंस देखें तो उसमें सीधे सीधे संगम लिटरेचर के ऊपर सवाल पूछा था। उसके अलावा प्रीलिम्स में भी अगर आप पिछले 7-8 सालों के पेपर देखें तो संगम लिटरेचर के ऊपर सवाल आते रहे हैं। तो संगम एज, जैसा कि आपको पता है, संगम एज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। संगम एज के बारे में अगर लेक्चर है तो उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरा संगम एज हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ संगम लिटरेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं भाई। संगम एज अगर आप देखेंगे, संगम एज 300 बीसी से 300 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, जिसमें लगभग 3 राजा, 3 डायनेस्टीज रूल करती थी। एक थे आपके चेराज, एक थे चोलाज, और तीसरे थे आपके पांड्याज। तो संगम एज वो एज है 300 बीसी से 300 एडी के बीच में, जिस समय में बहुत से इतिहासकार, बहुत सारे हिस्टोरियंस, राइटर्स, पोएट्स, स्कॉलर्स, ये सब लोग ने मिलकर कुछ बुक्स लिखी जिसके थ्रू हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को संगम एज के नाम से करार दिया है। चलिए, संगम एज के बारे में हम अगले किसी लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। सीधे आते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। संगम लिटरेचर तो संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो संगम लिटरेचर की जो किताबें हैं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रिलीजियस, जो रिलीजियस थीम से है। दूसरा है आपका सेकुलर, जिसमें नॉन रिलीजियस थीम्स को कवर किया गया है। और तीसरा है लव एंड ब्रेवरी। तो ये 3 मेजर थीम्स हैं जिसके ऊपर हम संगम लिटरेचर को डिवाइड करते हैं। अब इसी में अगर आप देखें तो थीम के बेसिस पे दो और एक कैटेगराइजेशन होती है। एक है अकम और दूसरा कैटेगराइजेशन है पुरम। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अकम बेसिकली उस किताबों को कहा गया है जो किसी भी इंसान के इंटरनल फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है। इंटरनल फीलिंग्स के ऊपर, अगर किसी भी किताब का जो थीम है वो किसी ह्यूमन इमोशन के इंटरनल फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि लव, रोमांस रोमांस प्लस सैक्रिफाइस, तो दीज आर बेसिकली अकम लिटरेचर ऑफ संगम। ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका पूरम। पूरम वो लिटरेचर है जो आपका किसी भी इंसान के एक्सटर्नल इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, या एक्सटर्नल फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि ब्रेवरी, हीरोइज्म एटसेट्रा। ठीक है। तो दो क्लासिफिकेशन है। अकम वो पोएट्री है, वो लिटरेचर है जो इंटरनल फीलिंग्स को बयां करती है। और पूरम वो लिटरेचर है, वो पोएट्री है जो किसी भी इंसान के एक्सटर्नल इमोशन जैसे ब्रेवरी और हीरोइज्म को डिफाइन करती है। ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में देखते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। एक है लिटरेचर, एक है शिलापादिकारम। ठीक है। दूसरी किताब है दूसरी किताब है आपकी मानी मेखलाई। तीसरी इंपॉर्टेंट किताब है आपकी टोलकापियम। और चौथी है आपकी तिरुकुराल। तो ये है बुक्स के नाम। अब देख लेते हैं कि भाई इनके राइटर्स कौन कौन थे। राइटर्स के बारे में देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका थीम क्या है इन किताबों का। ठीक है। तो शिलापादिकारम लिखी थी आपकी इलियानो अडिगल ने।
फिर मानी मेखलाई लिखी थी आपकी सतनार, सतनार। तोल्काप्पियम आपकी लिखी थी टोल्काप्पियार ने, टोल्काप्पियार ने। और तिरुकुराल लिखी थी आपकी तिरुवल्लुवर ने। ठीक है, तो ये चार राइटर्स हैं इन चार मुख्य किताबों के। अब थीम्स देख लेते हैं। थीम पहले ये तीसरी और चौथी की थीम बता देता हूँ, क्योंकि पहली और दूसरी की थीम थोड़ी डिटेल में है। तो पहले हम तोल्काप्पियम के बारे में देखते हैं। तो तोल्काप्पियम जो थी किताब, वो तमिल ग्रामर के ऊपर किताब लिखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, तमिल ग्रामर। और तिरुकुराल जो तिरुवल्लुवर ने लिखी थी, वो लिखी थी एथिक्स एंड फिलॉसफी। इसके ऊपर कभी एग्ज़ाम में आ सकता है कि जनरली यूपीएससी, अगर आप पेपर देखें तो यूपीएससी राइटर्स के नाम ना पूछ के जनरली कई बार सब्जेक्ट मैटर पूछती है। सब्जेक्ट मैटर कई बार पूछती है, जैसे कि मालविका अग्निमित्रम के बारे में सवाल पूछा था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो उसमें राइटर नहीं पूछा था, राइटर का नाम तो क्वेश्चन में ही दे दिया था, जनरली पूछा था कि इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तोल्काप्पियम लिखी थी तोल्काप्पियार ने, ये तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। तिरुकुराल लिखी थी तिरुवल्लुवर ने, ये एथिक्स और फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। चलिए अब सीधा सिलप्पादिकारम के बारे में देखते हैं। तो सिलप्पादिकारम, सिलप्पादिकारम बेसिकली 3 लोगों की लव स्टोरी है। ठीक है, 3 लोगों की लव स्टोरी है, जिसमें आपकी है कनागी, कनागी, कोवलन और माधवी। तो कहानी ये है कि भाई हिंदी पिक्चर जैसी ही कहानी है कि कोवलन एक एवरेज फिशरमैन था, एक मर्चेंट था, एवरेज मर्चेंट, बहुत ही अभी नया नया, अभी पुराना ही मतलब बहुत ही नया नया और गरीब टाइप का मर्चेंट था। और कनागी, उसकी शादी होती है कनागी से। कनागी जो है एक बड़े बाप की, बड़े मरीन ट्रेडर की बेटी होती है। तो कोवलन और कनागी के बीच में जो है शादी हो जाती है। ठीक है, कनागी जो है कोवलन की वाइफ बन जाती है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ सालों बाद कोवलन का चक्कर जो है माधवी से शुरू हो जाता है। फिर कोवलन कनागी को छोड़ के कोवलन माधवी के साथ हो लेता है। फिर होता क्या है कि माधवी काफ़ी महत्वाकांक्षी औरत होती है और उसके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि धीरे धीरे कुछ समय बाद कोवलन बहुत ही गरीब हो जाता है। कोवलन जो है गरीब हो जाता है, उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और माधवी भी उसको छोड़ के चली जाती है। ठीक है, फिर वापस से कोवलन कनागी के पास वापस आता है। ठीक है, कनागी के पास वापस आता है और कनागी सब कुछ भूल के, पुराने इतिहास भूल के, पुराने उसके बर्ताव को, कोवलन के पुराने बर्ताव को भूल कर वापस से कोवलन को अपना लेती है। और कोवलन को वो नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक पायल देती है, एंकलेट देती है जिसको कहते हैं, ताकि तुम उसको जाके, कोवलन उसको जाके मार्केट में बेच सके, और मार्केट में बेचने से जो पैसा आएगा उससे कोवलन अपना नया बिजनेस फिर से शुरू कर पाएगा। फिर होता क्या है कि कोवलन उस एंकलेट को लेके, ठीक है, उस एंकलेट को लेके मार्केट में बेचने जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश होता क्या है कि उसी समय रानी का भी एंकलेट, जो उस जो मदुराई किंगडम की महारानी थी, उनका भी एंकलेट चोरी हो चुका होता है। और जो कनागी के द्वारा दिया हुआ एंकलेट है वो काफ़ी रानी के चोरी हुए एंकलेट से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो जब कोवलन मार्केट में जाके उसको बेचने की कोशिश कर रहा होता है, तो गुप्तचरों को, जो भी स्पाइज होते हैं, उनको ये बात पता चलती है कि जो चोर है वो एंकलेट, महारानी का चोरी किया हुआ एंकलेट बेचने की कोशिश कर रहा है मार्केट में। और फिर उसको पकड़ लिया जाता है, कोवलन को राजा के दरबार में पेश किया जाता है और बिना किसी छानबीन के राजा कोवलन को मौत की सज़ा देता है, जिससे कोवलन को मार दिया जाता है। जब ये बात कनागी को पता चलती है, जब कनागी को ये बात पता चलती है, तो कनागी आती है और कनागी श्राप देती है कि मदुराई पूरी तरीके से जल के नष्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो राजा होता है जिसने कोवलन को मृत्युदंड दिया होता है, राजा को जब ये बात पता चलती है तो उसको अपने न्याय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ये कहानी है कोवलन और कनागी की। ठीक है, कोवलन और कनागी की ये कहानी है। और फिर इसी का जो सीक्वल है, इसी का जो सीक्वल है वो उसका नाम है मानी मेखलाई। मानी मेखलाई, जैसे कि मैंने बताया था कि मानी मेखलाई को सतनार ने लिखा था।
ठीक है। मानी मेखलाई बेसिकली उस बेटी का नाम होता है जो कोवलन और माधवी से बेटी होती है, उसका नाम होता है मानी मेखलाई। ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो सिलप्पादिकारम है वो जैन फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, वहीं मानी मेखलाई जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। मानी मेखलाई बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। तो ये हो गया आपका लिटरेचर। और कनागी की इसी पत्नीव्रता होने की वजह से एक चेरा राजा थे। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, एक चेरा राजा थे जो कि ये केरल वाले एरिया में राज करते थे। उनका नाम था सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन सेनगुट्टुवन ने कनागी की इस कहानी से प्रेरित होकर पत्नी कल्ट की शुरुआत की। पत्नी कल्ट, या जिसको हम वाइफ वर्शिप कल्ट भी बोलते हैं। वाइफ वर्शिप कल्ट, या जिसको हम कनागी कल्ट भी बोलते हैं। कनागी कल्ट, इसमें इस कल्ट के हिसाब से, इस रीति के हिसाब से लोग अपने अपने पत्नियों की पूजा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चेरा राजा थे सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन ने पत्नी कल्ट की शुरुआत की, जिसका मतलब है वाइफ वर्शिप कल्ट, और इस पत्नी कल्ट को कनागी कल्ट भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके संगम लिटरेचर के बारे में पूरी कहानी। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक इट, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ये अगर आप इस को लाइक करते हैं तो यूट्यूब में ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है हमारा ये वीडियो। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनसे भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस रिवोल्यूशन को, इस आई सोशल नाम की रिवोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है जो आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा, और आपके लिए ऐसे ही अच्छे लेक्चर आप तक पहुंचाता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।